हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनिका है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 25 बेटों को जन्म दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 बेटों को जन्म देने वाली औरत, जिसका नाम शबीना है, 5 लाख रुपये लेकर अब तक 25 परिवारों को औलाद दे चुकी है। लखनऊ का यह एक अनोखा किस्सा है। जब मैं 10 साल की थी, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी मम्मी को छोड़ दिया। मम्मी मुझे लेकर मेरी नानी के घर चली गईं। नानी ने हमें अपने गले से लगा लिया और बुरे वक्त में अपने घर में जगह दी। समय बीता, लेकिन नानी का देहांत हो गया। इसके बाद मेरे मामा का व्यवहार हमारे साथ बहुत बदल गया। मेरी खाला अक्सर मम्मी से कहती थीं कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मम्मी ने हमेशा मना कर दिया। मेरी किस्मत में जैसे दुख ही लिखे थे। अपनों से बिछड़ना मेरे नसीब में था। एक दिन मम्मी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर उन्हें समय पर लाया गया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। मम्मी की मृत्यु मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मामा ने कहा, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं थी। खाला कुछ दिन मेरे पास रहीं। वे चाहती थीं कि मैं उनके साथ चली जाऊं। वे मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं और कई बार मम्मी से कह चुकी थीं कि वे मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी। मम्मी ने कहा था, वक्त आने दो, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। अगर बच्चों की सोच बदल गई या वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो मुसीबत हो सकती है। मम्मी की मृत्यु के बाद मैं और चुप रहने लगी। उनका गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पिताजी अक्सर मुझसे मिलने आते और बातें करते, लेकिन वे मम्मी को कभी वापस नहीं ला सकते थे। एक दिन पिताजी ने कहा, मैं मानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था। मैं उस वक्त मजबूर था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो। मैंने उनसे कहा, दोबारा मुझे अपनी बेटी मत कहिए। मेरा कोई आप नहीं है। आपने मम्मी के साथ जो किया मैं उसे भूल नहीं सकती। बेहतर होगा कि आप दोबारा मुझसे मिलने ना आएं। मुझे आपसे नफरत है। मम्मी के जाने के बाद मुझे सबसे नफरत होने लगी थी। मेरी छोटी मानी कहती थी, अब कॉलेज जाना शुरू करो, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम्हारी माँ तो चली गई और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गई। इस साल परीक्षा दे दो, फिर गृहस्थी सीखो। उसके बाद हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे। मैंने मानी से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। गृहस्थी मम्मी ने मुझे अच्छे से सिखाई है। रही बात कॉलेज की, तो इस घर में मम्मी का भी हिस्सा था। तलाक के बाद मम्मी को जो रुपये मिले थे वे मामा ने अपने कारोबार के लिए ले लिए थे। तो आप मुझे कौन सा बोझ बता रही हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो रोती रहें और मार खाएं। मम्मी ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है, हालात का सामना करना सिखाया है। मुझे कभी कमज़ोर मत समझिए। मानी मुझे सिर से पांव तक घूरने लगीं और बहुत गुस्सा हो गईं। एक दिन बड़ी मानी ने कहा, बेटा अनिका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रसोई का काम देख लो। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं मना न कर सकी। मैं खाना बनाने लगी। यह रोज होने लगा। मैं घर का सारा काम करती, लेकिन जब मैं अपने काम में व्यस्त होती तो मानी की तबीयत ठीक हो जाती। एक दिन मैंने सोचा कि उनसे बात करूं। मेरी परीक्षाएं नज़दीक थीं, मुझे तैयारी करनी थी। मैंने मानी से कहा कि वे किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वहां से हंसने की आवाज़ आई। छोटी मानी कह रही थी, तुम तो बहुत समझदार निकली। अगर मैं कहती तो अनिका कभी काम नहीं करती। अब देखो, रोज सारे काम करती है। बड़ी मानी ने कहा, तुम बस देखो मैं इसका क्या करती हूं। एक दिन इस लड़की को घर से बाहर कर दूंगी। मैं चुपचाप वहां से लौट आई। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कमजोर नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं रोती तो मुझे खुद बहुत कमजोर लगता। मैंने बड़ी मानी को इतना अच्छा समझा था, लेकिन अफसोस वे भी दूसरों जैसी निकली। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। हर रात मैं डर कर बैठ जाती और सोचती कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मुझे एक भी रिश्ता पूरा नहीं मिला। जो मेरे करीब आते वे हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते। पता नहीं आने वाला कल मेरे लिए क्या लाएगा। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? शायद मुझे हमेशा धोखे ही मिलेंगे।
उस रात मैंने ठान लिया कि न मैं कभी किसी पर भरोसा करूंगी, न किसी से रिश्ता बनाऊंगी। एक दिन खाला मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आई। वे बहुत खुश थीं, लेकिन मुझे खुश होना नहीं आता था। मुझे याद भी नहीं था कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। लोग मुझे बदजुबान और बदतमीज कहते थे, क्योंकि मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मामा ने खाला से कहा, बात तो ठीक है, लेकिन मैं अनिका को घर में ही रखना चाहता हूँ। अनिका हमारी मरहूम बहन की इकलौती निशानी है। इसने बहुत दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि यह घर से बाहर जाए। खाला ने कहा, मुझे भी अनिका बहुत प्यारी है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं इसका रिश्ता मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि वह यहाँ कभी खुश नहीं रह सकती। खाला ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। कोई तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। मैंने खाला से कहा, यहाँ सब मुझे बदतमीज और बेगैरत कहते हैं। आप सब जानती हैं, फिर भी मेरा रिश्ता मांग रही हैं। खाला ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम जैसी खुद को दिखाती हो वैसी नहीं हो। तुम मेरी बहन की बेटी हो, मेरे हाथों में पली बढ़ी हो। मुझे पता है कि तुम कब हंसती हो, कब रोती हो। तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मसीह दूसरी माँ जैसी होती है। मैं तुम्हारी माँ भी हूं, दोस्त भी और सास भी बनना चाहती हूं। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने खाला से वक्त मांगा। खाला ने कहा, मैं अपनी बेटी के फैसले का इंतजार करूंगी। उनके जाने के बाद घर में जैसे कोहराम मच गया। मामा की पत्नी ने कहा कि वे अयान से शादी करना चाहती हैं। वे मुझसे लड़ने लगीं और कहने लगीं, सारी जिंदगी मेरे माँ बाप के पैसों पर ऐश करती रही और अब मेरे अयान को भी छीनने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें अब जीतने नहीं दूंगी, अयान को हासिल करके रहूंगी। मैंने उनसे कहा, जाकर अपना शौक पूरा कर लो। अयान मेरी खाला का बेटा है। मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा, न मुझे उससे मोहब्बत है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द थे, पिताजी, मामा, चाचा, सब मतलबी और स्वार्थी थे। निशा की असलियत जानने के बाद अब किसी और को अपनी जिंदगी में लाने का सवाल ही नहीं था। कुछ समय बाद खाला ने फोन किया और बताया कि निशा उनके घर आई थी। वह रो रही थी और कह रही थी कि वह अयान से शादी करना चाहती है। खाला ने कहा, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। पहले वह किसी और से मोहब्बत करती थी और अब उसकी नज़र मेरे बेटे पर है। मैंने खाला से कहा, निशा अच्छी लड़की है, शायद पहले भटक गई थी। ये उम्र ऐसी ही होती है। घर की बच्ची है, घर में ही रहेगी। आप अयान से भी पूछ लीजिए। फोन बंद करने के बाद मैं सोचने लगी, क्या जिंदगी में मोहब्बत जरूरी है? शादी, रिश्ते, क्या यह सब जरूरी है? अगर जरूरी है तो फिर क्यों सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन अयान ने मुझे फोन किया। कई साल पहले मैंने उसे देखा था, जब मम्मी जिंदा थीं। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। आज इतने साल बाद उसकी आवाज सुनी कि तेरा दीजी तुझको बासे सुन रही थी। अयान ने कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम बहुत महान हो? मैंने कहा, अयान भैया क्या हुआ? अचानक आपने फोन क्यों किया? अयान ने कहा, खबरदार जो मुझे दोबारा भैया बोला। तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं खुद बता देता हूं। तुम मेरी मर्जी हो, जो इतने सालों से मेरे दिल में बसी हो। मैंने मम्मी से बात की थी। उन्होंने वादा किया था कि अनिका सिर्फ अयान की है। मैं इस वादे के सहारे तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहा। तुम्हें क्या लगा, इतनी बेइज्जती के बाद भी मम्मी बार बार तुम्हारे पास क्यों आई? वे जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूं। अब तुमने सुन लिया, समझ भी लिया, तो बेहतर है कि रिश्ते की बात मान लो और मुझसे शादी कर लो। उसने एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। मैंने फोन काट दिया और कहा, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? एक वजह बता दो। अयान ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैंने फोन रख दिया। मुझे कोई रिश्ता नहीं बनाना था। मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। अगले दिन मामा ने मुझे बुलाया और कहा, अनिका, तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम में और निशा में कभी फर्क नहीं किया। तुम्हारी खाला बार बार सवाल करती हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देना चाहता। दूसरी तरफ तुम्हारी मानी भी चाहती हैं कि तुम इस घर में शादी करके रहो। फैसला तुम्हारा है। अच्छे से सोच लो और जवाब देना। मानी ने कहा, बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं।
अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मुझे माफ करना। मैं उनके बदले रवैये पर हैरान थी। जो मानी पहले मुझे ताने मारती थीं, मुझे मानसिक रूप से परेशान करती थीं, आज वे माफ़ी मांग रही थीं। मैं अपने कमरे में चली गई। यह सब मेरे लिए हैरान करने वाला था। 2 दिन बीत गए, मैं यही सोचती रही। मेरी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं थी जिससे मैं बात कर सकूं। मैं खुद से बातें करती और खुद से राय लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सब शादी के लिए जोर डाल रहे थे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए यह समझ नहीं आ रहा था। जब अयान ने मैसेज किया कि वह मुझसे मिलना चाहता है, तब भी मैं सोच में पड़ गई। मैंने अयान को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आईने के सामने खड़े होकर सोचा, क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूं कि अयान पर यकीन करूं? अगर मैंने उसकी बात मान ली तो क्या मेरे साथ भी वही होगा जो मम्मी के साथ हुआ था? मैंने मम्मी को पिताजी के लिए रोते देखा था। पिताजी ने उन पर बहुत जुल्म किए थे। मर्दों के नाम से मुझे नफरत होने लगी थी। अयान ने फिर फोन किया। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, एक वजह बता दो। उसने कहा, क्या यह वजह काफी नहीं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं? मैंने कहा, क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं? मैं सनी से मोहब्बत करती हूं और उसी से शादी करूंगी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। सनी के बारे में मैंने झूठ बोला था। मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। मैंने मामा से कह दिया, चिकित्सा किसी से शादी नहीं करनी। अगर आप लोग मुझे ज्यादा जोर देंगे तो मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। मामा हैरानी से मुझे देखने लगे। मानी गुस्से में चिल्लाने लगी, देख लिया आपने अपनी मुंहफट भांजी को? ये पागल है, इसे बोलने की तमीज भी नहीं कि कब कहां क्या बोलना है। मानी निशा के कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि मानी मेरा रिश्ता इसलिए मांग रही थी ताकि निशा का रास्ता साफ हो और उसकी शादी अयान से हो जाए। मैंने साफ कर दिया कि मुझे रिश्तों से घुटन होती है। मैं इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैंने मामा से कहा, मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए। मामा ने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम मेरी बात नहीं मानती, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें अकेले कहीं नहीं भेज सकता। दिन बीतते गए। अयान ने भी मुझे फोन नहीं किया। एक दिन अयान मुझे रास्ते में मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। मैं चुपचाप सुनने लगी। अयान ने कहा, जब तुम पैदा हुई थी तब मैं 7 साल का था। मैंने मामा से पूछा, यह गुड़िया कौन है? उन्होंने हंसकर कहा, तुम्हारी गुड़िया है। मैंने तुम्हारा नाम अनिका रखा क्योंकि मुझे अपनी एक टीचर बहुत पसंद थी। सब मुझ पर हंसते थे। मैं तुम्हें गोद में उठाकर दिन भर इधर उधर फिरता था। आज भी यह सोचकर हंसी आती है। वक्त के साथ सब भूल गया, लेकिन मैंने खुद को तुमसे कभी अलग नहीं किया। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। यह भी जानता हूं कि तुम किसी को पसंद नहीं करती। तुमने सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे फैसले की कद्र करता हूं। इंसान सबसे ज्यादा मजबूर तब होता है जब वह किसी से मोहब्बत करता है। मोहब्बत के बिना जिंदगी बेमानी लगती है। जिंदगी में लोग आते हैं, कुछ सारी उम्र साथ रहते हैं, कुछ बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर मौत मुझे तुमसे दूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान की जिंदगी का एक वक्त होता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ मुझसे शादी करो। हो सकता है तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो जाए। कुछ लोग खास होते हैं जिनकी कमी हमेशा महसूस होती है। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। अयान यह कहकर चला गया। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। उस दिन मैं रोते हुए घर लौटी और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचने लगी कि मैं इतने मोहब्बत करने वाले इंसान को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूं। कुछ देर बाद मानी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, अनिका, अगर तुम चाहो तो अयान निशा से शादी के लिए मान सकता है ताकि वह हाँ कर दे। मैं सोच में पड़ गई। मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर पा रही थी और अब यह बड़ी बात मेरे सामने थी। निशा भी मेरे पास रोने लगी। मैंने सोच लिया कि अयान की शादी निशा से करवा दूंगी। किसी एक को तो उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। उस रात मेरे लिए बहुत भयानक थी। रात को मेरे कमरे में एक अनजान लड़का घुस आया। मैं उसे नहीं जानती थी। तभी मानी ने शोर मचाया और सब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उस लड़के ने मेरा मुंह दबा दिया।
वह हंस रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई। सब मुझे शक की नजरों से देखने लगे। मैंने कहा, मामा, यह लड़का पता नहीं कौन है, मेरे कमरे में अचानक घुस आया। मानी चिल्लाने लगी, घुस आया था तो पहले शोर मचाती, अब पकड़ी गई तो रंग बदल रही हो। मैं सब समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसलिए तुमने मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया और अय्यान को बेवकूफ़ बना रही हो। तुम हमारे खानदान के लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हो। अगर इससे शादी करनी थी तो हमें बता देती। और भी बेटियां हैं जिन्होंने किसी लड़के से बात तक नहीं की और तुमने तो घर में ही बुला लिया। मानी मुझे धक्के देने लगी। मैंने मामा से कहा, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता यह कौन है। मामा ने कहा, इस लड़के को मैंने परसों तुम्हारे पास खड़े देखा था। मुझे याद आया कि उस लड़के ने बहाने से मुझसे घर का पता पूछा था। मैंने मामा को सच बताना चाहा, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। रात के 1 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं बाहर बैठकर रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कहीं जाने के काबिल नहीं थी, पिताजी के घर भी नहीं जा सकती थी। खाला भी अय्यान के रिश्ते से इनकार के बाद मुझसे बात नहीं कर रही थी। अब तो यह बात उन तक भी पहुंच चुकी होगी। मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैं सड़क किनारे चल रही थी। मम्मी की यादों के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा था, बस आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। तभी एक औरत गाड़ी लेकर आई और सड़क किनारे रुक गई। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस वक्त यह कौन है। मैंने सोचा, इससे मदद मांगूं। जब मैं उसके करीब गई तो मैंने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उस औरत ने मुझे देखा और हंसने लगी। शरीफ घर की लगती हो, लगता है किसी ने धोखा दे दिया। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, एक गलतफहमी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं कहाँ जाऊं। वह हंसने लगी और बोली, मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने पूछा, आप रात को इस वक्त सड़क किनारे क्या कर रही हैं? वह बोली, क्या करूं, दिन का उजाला तो तवायफों को कहीं जाने नहीं देता। मैं हैरान हो गई और बोली, आप तवायफ हैं? वह हंसने लगी और बोली, हाँ। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। यह वही चेहरा था जिसके बारे में कुछ दिन पहले समाचार और अखबारों में पढ़ा था। कॉलेज में भी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोठे पर नहीं ले जा रही। मैंने कहा, आप वही शबीना है ना जिसने 25 परिवारों को वारिस दिए और हर बार बेटा पैदा किया? वह हंसने लगी और बोली, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैंने कहा, आपको देखकर नहीं लगता कि आपने 25 बेटे पैदा किए। अब उन परिवारों का क्या होगा जिन्हें सब पता चल गया? और उन लड़कों का क्या होगा? वह हंसने लगी और बोली, चलो कहीं रुककर बात करते हैं। हम एक ढाबे पर रुके। उसने चाय मंगवाई और बोली, क्या तुम एक तवायफ के साथ चाय पीना पसंद करोगी? मैंने कहा, अगर आप तवायफ ना होती तो क्या होती? वह अपने हाथों की लकीरें देखने लगी और बोली, अगर मैं तवायफ ना होती तो एक शिक्षिका होती। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इस शिक्षिका के साथ चाय पीनी है। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी थी। वह चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें घर वालों ने क्यों निकाला? उस दिन पहली बार मैंने किसी को अपनी पूरी कहानी बताई। वह सब सुनकर खामोश हो गई और बोली, तुम्हें अयान से शादी कर लेनी चाहिए थी। मोहब्बत शादी के बाद भी हो सकती है, लेकिन एक कद्र करने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। मैंने कहा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप तवायफ कैसे बनी? वह बोली, तुम छोटी सी हो फिर भी दुखती रग पर हाथ रख देती हो। मैंने कहा, हर इंसान की एक कहानी होती है, मैं आपकी कहानी जानना चाहती हूं। उसने कहा, जब मैं छोटी थी हम कई बहन भाई थे। मेरे पिताजी स्कूल में चपरासी थे, हम उसी स्कूल में पढ़ते थे। मैं सबसे बड़ी थी। माँ की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। पिताजी को लकवा हो गया और वे बिस्तर पर पड़ गए। घर में बहुत परेशानियां थीं, खाने को कुछ नहीं था, भाई बहन भूख से रोते थे। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों के पास जाती लेकिन कोई मदद नहीं करता, बल्कि मुझे बेइज्जत करके भगा देते। गरीबी अपने आप में सजा है। मैं तब 14 साल की थी। मैंने एक जगह मजदूरी शुरू की जिससे घर का चूल्हा जलने लगा।
लेकिन मेरे भाई स्कूल छोड़कर आवारा हो गए। मैं कहती कि पढ़ लिख लो, लेकिन वे कहते पढ़ लिख कर क्या करेंगे जब नौकरी मिलती ही नहीं। एक दिन वे जुआ खेलते पकड़े गए। मैं उन्हें छुड़ाने थाने गई। पुलिस वालों से बहुत मिन्नत की, भाइयों को घर लाई, लेकिन एक पुलिस वाला रोज हमारे घर आने लगा। उसे पता चला कि मैं कहीं काम करती हूं तो वह वहां भी आने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बड़े लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने काम बदल लिया, कुछ घरों में सफाई करने लगी। फिर मैंने चाय की छोटी सी दुकान खोली। वहां दिन भर भीड़ रहती थी। कुछ लोग चाय पीने आते, कुछ मुझे ताने मारने। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी। भाई ने अपनी मर्जी से शादी की। पिताजी की मृत्यु हो गई। मरते वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखूं। मैंने भाई से कहा, अब तुम बच्चे नहीं हो, शादीशुदा हो, जाओ कमाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं? मुझे भी अपनी शादी करनी है, अपना घर बसाना है। वह मुझे भला बुरा कहकर चला गया। कुछ दिन बाद वह चोरी करते पकड़ा गया। जब मैं थाने गई तो पता चला कि उसने एक आदमी को मार डाला। थानेदार ने कहा, इसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसके पैरों में गिर गई। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, तुम यह जूस पियो, मैं तब तक सोचता हूं। परेशानी में मैंने जूस पी लिया। उसके बाद मैं गहरी नींद में चली गई। जब होश आया, मैं एक कोठे पर थी। वह पुलिस वाला मेरी इज्जत लूट कर जा चुका था। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं था। एक भाई ने कहा, अब क्या फायदा, तुम्हारी इज्जत तो चली गई। तुम्हारे भाई ने ही पैसों के लिए तुम्हें उस थानेदार को सौंपा। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन भाग नहीं सकी। एक दिन पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं और इसका गुनहगार वही थानेदार है। बाई बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगर बेटी हुई तो हम रख लेंगे, अगर बेटा हुआ तो किसी को बेच देंगे। मुझे खुद से घिन होने लगी। मैंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाती। आखिरकार मैं उसी माहौल का हिस्सा बन गई। मैंने उस थानेदार को मार डाला। बाई के मरने के बाद मैंने कोठा संभाल लिया। मेरे भाई बहनों ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। जिस भाई ने मुझे बेचा था, वह अपनी पत्नी को कोठे से ले गया था। वह पत्नी वापस आ गई और भाई को जेल हो गई। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मुझे बेटा चाहिए, मेरी पत्नी सिर्फ बेटियां पैदा करती है। मैंने कहा, मैं बेटा पैदा कर सकती हूं। सरोगेसी की मदद से मैंने बेटा पैदा किया। फिर यह सिलसिला चल पड़ा, लेकिन 2 बेटों के बाद मैंने कोई बेटा पैदा नहीं किया। कोठे पर कुछ औरतें थीं जो शरीफ लोगों के गुनाहों से मां बनती थीं। उनके बेटों को चुपके से कुछ लोगों को दे दिया जाता था। अगर वे न रखतीं तो उनके पति दूसरी शादी की धमकी देते। इस डर से वे खुश थीं कि सरोगेसी से बेटा हुआ तो वह उनका ही है। देखते देखते मैंने 25 परिवारों को बेटे दिए। कोई नहीं जानता कि वे किसके कोख से पैदा हुए। कुछ बच्चे तो हमें कूड़े के ढेर से मिलते थे। परिवारों को बेटे चाहिए थे और हमें पैसे और शोहरत। लड़कियों को हम अपने पास रखते, उन्हें अच्छी शिक्षा देते। जो कोठे पर रहना चाहती थीं रहती थीं, जो जाना चाहती थीं उन्हें जाने देते। मेरे कोठे का यही उसूल था। मैं किसी को जोर जबरदस्ती तवायफ नहीं बनाती थी। कुछ लड़कियां जो चली गई थीं वे वापस लौट आईं, क्योंकि बाहर की दुनिया उन्हें अपनाती नहीं थी। हम मर्दों का दिल बहलाने और सरोगेसी से बच्चे पैदा करने के लिए हैं। इसीलिए अमीर लोग रात के अंधेरे में लाखों रुपए दे जाते हैं। वे हमें लूटते हैं और हमने उन्हें लूटना शुरू कर दिया। मेरा नाम मशहूर हो गया कि मैं हर बार बेटा पैदा करती हूं। वह हंसने लगी, फिर रोने लगी। उसने कहा, मेरी जिंदगी ने मुझे तबाह कर दिया। मैंने कभी किसी को बेटी नहीं कहा। तवायफों के कोई रिश्ते नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें बेटी कह रही हूं। अब तुम अपने घर चली जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए। एक लड़की की शादी होने पर वह महफूज हाथों में चली जाती है। शादी जिंदगी का हिस्सा है। फिर वह मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई। उस औरत की बातें मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई थीं। खाला मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी और बोली, कहाँ चली गई थी? अयान पिछले 4 घंटे से पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा है। मैं खाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। खाला ने कहा, रो मत बेटी, यह सब तुम्हारी मानी की साजिश थी ताकि तुम सबकी नजरों में गिर जाओ। उस लड़के को पुलिस ने पकड़ा तो उसने सब सच बता दिया।
अय्यान ने उसे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने खाला से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब रिश्तों की समझ आ गई है। तभी अय्यान घर में आया और मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, हम मर गए थे क्या जो तुम यहां नहीं आ सकती थी? मैंने खाला से कहा, मुझे अब कभी इससे शादी नहीं करनी। अय्यान सिर पकड़कर बैठ गया। एक सच्चे और अच्छे इंसान की मोहब्बत एक औरत को संवार देती है। अय्यान से मेरी शादी हो गई। मानी अपने के पर बहुत शर्मिंदा थीं। उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई। जो इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए थे उसकी सज़ा उन्हें मिल गई। आज मैं अय्यान के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन आज भी जब उस तवायफ की याद आती है तो सोचती हूँ कि ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें कोई हवस में हर लेता होगा, कोई मोहब्बत में धोखा देकर कोठे पर छोड़ जाता होगा। पता नहीं वक्त कब बदलेगा और कब एक शरीफ घर की लड़की तवायफ बनने से बच जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।